हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट विद अक्षय। देखो, आज का जो मैच था ना, वो एक टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और दूसरी टीम के लिए कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुंबई इंडियन अब जो मैचेस जीते हारे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वही जो होता है ना, जो हम लोग हर साल आईपीएल के एंड एंड में देखते हैं कि जो टीम के लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहते, जो टीम्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी होती है ना, वो टू एन एक्सटेंड एक फ्रीडम के साथ खेलते हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो वो कुछ इस तरीके से खेलती है कि किसी ऊपर की टीम को वो धक्का देके चले जाते हैं। तो आज के मैच में वही हुआ। पंजाब किंग्स का इस मैच के बाद ना, अब मुझे लगता है उनको अब वो डर लगेगा कि क्या वो क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं। मुझे लगता है अभी भी रियलिस्टिकली बोलूँ तो सिर्फ 6 टीमें हैं जो टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर सकती हैं। और अब पंजाब किंग्स जो एक पॉइंट में ऐसे लग रहा था ना कि यार ये तो क्वालिफाई तो छोड़ो, सिर्फ नंबर 1 और 2 की बात है। आज के मैच के बाद ना वो जेन्युइनली पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है कि शायद वो टॉप 4 में भी ना क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि अब पंजाब किंग्स के हो गए हैं 12 मैचेस में 6। सो पिछले 6 मैच अब लगभग उन्होंने हारे हैं। मतलब दे हैड 6 स्ट्रेट विंस एंड नाउ दे हैव 6 स्ट्रेट लॉसेस। तो एंड नाउ सीएसके के 11 में से 6 मैचेस हैं, आरआर के 11 में से 6 मैचेस है। तो उनके पास एक एक मैच अभी भी एक्स्ट्रा है, उनको 3 में से 2 जीतने होंगे आरआर और सीएसके को। तो मतलब एट दिस पॉइंट ऐसे लग रहा है कि पंजाब के सबसे कम चांसेस है क्वालिफाई होने के। डीसी केकेआर, आई नो उनका रियलिस्टिक सो कॉल्ड थियोरेटिकल चांस है, लेकिन मैं तो उनको आउट ऑफ द रेस ही मान रहा हूँ। डीसी केकेआर एमआई एंड एलएसजी तो ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है आज की जीतना मतलब एमआई सीएसके की कुछ भी राइवल रहे, आज के मैच ने ना आज के मैच के लिए सीएसके वाले ना एमआई को बहुत थैंक यू बधाई देंगे कि भाई तुमने हमारा काम कहीं ना कहीं आसान कर दिया, क्योंकि सीएसके को बस फोकस करने के वो अपने मैच जीते, सीएसके और आरआर को भी, एंड उनमें से कोई एक क्वालिफाई हो जाएगा। जीटी, एसआरएच एंड आरसीबी आई थिंक मोस्ट लाइकली वो उन्होंने अपनी जगह तो फाइनल कर ली है। लेकिन आज के मैच की अगर शुरू से बात करें ना, तो फिर भी मुझे यार मतलब एमआई का समझ में नहीं आ रहा कि देखो, एमआई रेस से तो बाहर हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने आज जिस तरीके की टीम उतारी ना, तो सवाल आ जाता है कि यार ये सोच क्या रहे हैं, व्हाट इज एम आई एग्जैक्टली थिंकिंग, अब वो इस सीजन से क्या अचीव करना चाहते हैं। यूजुअली ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है आईपीएल में, एंड जो एक राइटली सो कि आप जब टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो ना, तो आप बोलते हो कि भाई अब मैं ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करना चाहता हूँ, मेरे पास कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको अब तक पूरे सीजन में मौका नहीं मिला है, कौन मेरे इंडियन यंगस्टर्स हैं जिनको मैं खेलने के लिए मौका। और दीज 3-4 मैचेस आर वेरी क्रूशियल। आपको ये मैचेस बाद में फिर से आप वो उस लेवल का एनवायरनमेंट, उस लेवल का प्रेशर किसी और टूर्नामेंट में नहीं क्रिएट कर पाओगे, वो एक्सपोजर इन प्लेयर्स को नहीं मिलेगा। तो यूजुअली जब कोई भी टीम आउट हो जाती है, देन दोज टीम्स इमीडिएटली ट्राई टेस्टिंग देयर बेंच स्ट्रेंथ। बट आज जो एमआई ने टीम उतारी ना, वो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी। आई नो कि सूर्या और हार्दिक नहीं थे फॉर देयर ओन रीजंस, एक की इंजुरी है, अब वो इंजुरी है नहीं है, ऐसी कौन सी इंजुरी है जिसमें वो बैटिंग तो कर रहा है नेट्स में, लेकिन मैच नहीं खेल सकता। ऑल दोज क्वेश्चंस में मैं नहीं चाहूंगा उसके बारे में बात करना, एंड सूर्या हैड हिज पर्सनल रीजन। तो आज तो आपके पास दो आपके मेन प्लेयर्स वैसे भी नहीं थे, तो उसके बाद आपको तो ऑटोमेटिकली आपको आपका मौका था, नॉट जस्ट दिस मैच बट इवन गोइंग फॉरवर्ड की अगले जो 2 मैचेस आने वाले हैं उसमें भी आप दानिश मालेवार, रॉबिन मिन्स, मयंक रावत, क्रिश भगत, अश्विनी कुमार, आप ये तीनों मैचेस लगातार इन प्लेयर्स को दे सकते हो, दे सकते, एटलीस्ट आज का मैच भी दे सकते थे। आई वॉज होपिंग कि आज के मैच में इन 5 में से कम 2 प्लेयर्स तो देखने मिलेंगे। मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप 5 के पास रिप्लेस नहीं कर सकते, आप तिलक को भी हटा दो, रिकल्टन को भी हटा दो, इसको भी हटा दो, वैसे सब नहीं कर सकते। बट आप कम से कम 2 या 3 प्लेयर को तो खिला सकते हो। आपने इनमें से किसी भी प्लेयर को अब तक के सीजन में कोई मौका नहीं दिया है। ठीक है, मयंक रावत ने एक मैच खेला,
उसने फील्डिंग की ना, उसने बैटिंग की ना, उसने बॉलिंग की, एंड नेक्स्ट मैच ही वाज आउट ऑफ द टीम। दानिश मालियार हु इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आपने उसको बेचारे को ओपनिंग में डाल दिया जहां पे वो कुछ 2 मैचेस खाली, उसमें कुछ कर नहीं पाया खास। क्रिश भगत बेचारे को आपने डेथ बॉलिंग करवाई, एक बार अपने मतलब बकरा बना के उसको पावर प्ले में करवाया, बकरा बना के उससे डेथ बॉलिंग करवाई, और उसने कुछ बहुत गलत नहीं किया। और बट ही इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग एनी मोर, सेम इज द केस विद अश्विनी कुमार। उसने एक अच्छा मैच खेल के दिया आपको, उसके बावजूद आपने उसको मतलब, हाँ, एंड देन ही हैड थोड़े से ऑन एंड ऑफ, लेकिन दीज यंगस्टर्स, इनका ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा, आप जब तक उनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मतलब चांस नहीं दोगे, आप असेस नहीं कर पाओगे। मुझे मुझे नहीं पता, इवन रॉबिन मिन्स, एक मैच रॉबिन मिन्स ने खेला, डेथ ओवर में वो आया, उसने एक चौका मारा अगले बॉल पे, वो बस बल्ला घुमाने की बात थी, ही गॉट आउट। इन पांचों में से किसी को भी आप ये नहीं बोल सकते कि इनको एक प्रॉपर मौका मिला है अब तक एमआई के सेटअप में। एंड आई वाज होपिंग कि गोइंग फॉरवर्ड इनको ये मौका मिले, लेकिन आज जो मैंने टीम देखी, आई एम सीरियसली डाउटफुल कि शायद इन प्लेयर्स को आने वाले मैचेस में भी मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, एज आई सेड कि एमआई सोच क्या रही है। और ओनली एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन कम अप विथ कि उन्होंने ये जो आज जो टीम जिसमें उन्होंने रदरफोर्ड को फिर से खिलाया, जितना पॉसिबल मैक्सिमम उनकी मतलब क्या बोलते हैं ना, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड हो सके, एक्सपीरियंस फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड, वो एमआई ने खिलाया। उससे क्या हासिल होना है? यस, एमआई वन दिस मैच, नो डाउट, लेकिन हासिल क्या हुआ उससे? आपने पीबीकेएस की पार्टी खराब की, नो डाउट, लेकिन आप वो पार्टी खराब ना करो, आपको तो अपनी ओर देखना है ना, आपको तो अपना स्ट्रेंथ चेक करना है। उसके रिगार्डिंग दैट आपको क्या कोई आंसर्स मिले इस मैच से? नो, यू गॉट 2 पॉइंट्स जो एट दिस पॉइंट मीनिंगलेस है, ठीक है। तो एंड द ओनली थॉट प्रोसेस दैट आई कैन पॉसिबली थिंक ऑफ कि शायद इसके लिए वो हो सकता है कि एम आई इज प्रोबेबली थिंकिंग कि भाई हमें ना वो वुडन स्पून नहीं चाहिए, हमें ना वो आखिरी नंबर नहीं चाहिए जो हमें 2 साल पहले में ना, हम हार नहीं सकते, हम मुंबई इंडियंस है, हम चैंपियन टीम, हम 5 बार के चैंपियन टीम है, हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। और जब आप ये लूप में आप एक हर एक चीज को हम हार नहीं सकते के अप्रोच से अगर टैकल करने जाओगे ना, तो आप अपना अपने आप कहीं ना कहीं हारने के तरीके भी ढूंढ लेते हो। एंड so to me na, this match selection na, in a nutshell encapsulates what Mumbai Indians problem has been over last 6 years। ऐसे कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस जो है ना, वो अपने ही एम्बिशंस की, अपने ही एक्सपेक्टेशंस की विक्टिम हो गई है। अब दे हैव बिकम विक्टिम टू देयर ओन एम्बिशंस, क्योंकि आपने बोला कि हम हार नहीं सकते, हम कैप्टन चेंज कर देंगे भले उसने हमें 5 मैचेस जिताए हो, हम हार नहीं सकते तो हम वो प्लेयर लेके आएंगे जो जिसने दूसरी टीम को चैंपियन बनाया, हम उस कैप्टन को लेके आएंगे भले हमें हमारे कैप्टन को सैक करना पड़े, हमारे पूरे टीम का एनवायरनमेंट खराब हो जाए, हम हार नहीं सकते। तो अब हम उन यंगस्टर्स को जिस तरीके से चांस दिया करते थे पास्ट में, जिस तरीके से हमने एक चैंपियन टीम बनाई, अब हम वो बनाएंगे नहीं, हम वो चैंपियन प्लेयर्स लेके आएंगे। और जो हार्दिक ने ना जो क्रिटिसिज्म किया था ना एमआई का 2023 में कि एमआई तो चैंपियंस को लेके आती है, वो उस टाइम पे गलत था, लेकिन आज इस टाइम पे वो सही है। क्योंकि आज इस टाइम पे एमआई चाह रही है कि नहीं भाई, हम तो बड़े बड़े नाम खिलाएंगे, बड़े बड़े प्लेयर खिलाएंगे और हम जीतेंगे। हम किसी प्लेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम किसी यंगस्टर को एक्सपोजर नहीं देंगे। ये पूरा सीजन निकल चुका है, लेकिन एमआई ने डिस्पाइट हैविंग एब्सोल्युटली मिजरेबल सीजन एक भी प्लेयर को, यंगस्टर को चांस नहीं दिया है। सो आई वॉज बिट बैफल्ड अबाउट रिगार्डिंग द काइंड ऑफ प्लेइंग 11 दैट एम आई चोज, बट आई गेस दैट्स व्हाट दे वांट। मतलब अगर ऐसा है ना, तो शायद मतलब मेरी तो आज के मैच में मेरे एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद मैं दानिश मालियार को मिडिल ओवर्स में बैटिंग करते देखूं, शायद मैं क्रिश भगत को फिर से बॉलिंग करते हुए देखूं एमआई को। हमने शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर को देख लिया है जितना देखना था, हमें पता है उनकी परफॉर्मेंस की लिमिटेशंस और लाइक व्हाट इज देयर हाईएस्ट पॉइंट आल्सो, बट दैट डिड नॉट, तो दैट इटसेल्फ वाज लाइक टू बी ऑनेस्ट लिटिल डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी। पीबीकेएस को तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरना ही था, और मेरी उम्मीद तो ये थी कि भाई मतलब धर्मशाला में मैच है तो बॉल तो घूमेगी ऑब्वियसली, पहले फ्यू ओवर्स में स्विंग होगी, और यहाँ पे बॉल बहुत ट्रैवल करता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड का
ग्राउंड है तो, लेकिन जिस तरीके की पिच थी ना भाई साहब, मतलब दीपक चाहर ने, कैन यू इमेजिन, बुमराह से ज्यादा बेटर बॉलिंग डाली है। मतलब दीपक चाहर ने अपने पहली 2 ओवर में 12 रन दे दिए और बुमराह ने अपने 2 ओवर में 19 रन दे दिए थे। और छठी ओवर भी दीपक चाहर को दी गई तो, और जिसमें उसका बॉल सीम हो रहा था। मतलब मैंने दीपक चाहर का बॉल सीम होते हुए मैंने स्विंग बहुत बार देखी है। 3-3 ओवर तक उसने अच्छे से स्विंग करते हुए चेन्नई के लिए बॉलिंग की है, लेकिन मैंने उसको बॉल सीम होते हुए कभी नहीं देखा। तो छठे ओवर में उसका बॉल सीम हो रहा था। तो उसी टाइम मेरे को हो गया कि भाई ये पिच मतलब आसान नहीं है बैटिंग करने के लिए ये पिच। एंड द प्रेडिक्शन वाज राइट। बाय द वे, बुमराह वाज कैप्टन दिस टाइम, सो एमआई हैज थर्ड कैप्टन दिस सीजन। ओनली टीम जिसने 3 इंडियन कैप्टन एक सीजन में मतलब जिस टीम के लिए 3 लोगों ने कप्तानी की है और इंडियन कैप्टन रहे। अब मुझे तो लगता है अब अगले मैच ऐसे ही रोहित शर्मा के लिए भी दे ही दो यार। मतलब सूर्य ने एक मैच कैप्टनसी कर ली, जीत गए, अगली मैच में हार गए। बुमराह ने आज किए, जीत गए। कल का मैच बुमराह करेगा तो हार जाएंगे। उसके अगले वाला मैं तो बोल रहा हूँ रोहित शर्मा को दे ही दो यार। लोगों को, फैंस को कम से कम इतनी खुशी दे दो कि भाई चलो मुंबई का राजा रोहित शर्मा कर लो एक कप्तानी वाला फिर से। वैसे भी हार्दिक तो इंजर्ड मुझे लगता है अब सीजन के एंड होने तक ही रहेगा। बट मुंबई की बॉलिंग जिस तरीके से चल रही थी ना, मजा आ रहा था। मतलब इतनी पेनिट्रेटिव बॉलिंग मुंबई की दिखी नहीं है जो आज दिखी। एंड नो डाउट इसमें पिच की बहुत सारी हेल्प थी। मुंबई ने भर भर के कैचेस छोड़े यार। मतलब मुंबई आज ऐसा लग रहा है मुंबई पंजाब के साथ तो कैचिंग के मामले में भी compete कर रहा है कि यार उनके उनके बीच में डिफरेंस है। 72% है मुंबई कैचिंग सक्सेसफुल परसेंटेज, 70 है पंजाब जो वन ऑफ द वर्स्ट है। उनके नीचे सीधा दिल्ली है। मुंबई ने डिसाइड कर लेता भाई साहब आज हम इसमें भी आपको हरा के रहेंगे। मुंबई ने जो प्रभ सिमरन के कैचेस छोड़े, बाकी के प्लेयर्स के कैचेस छोड़े ना, कोई मुकाबला ही नहीं। मुंबई ने आज उसमें भी हरा दिया पंजाब को। लेकिन मुझे वो नमन धीर का समझ में नहीं आ रहा यार। नमन धीर को मैंने कुछ अच्छे कैचेस पकड़ते हुए देखा है बाउंड्री लाइन पे, अच्छे कैचेस जिसमें उसने सूझबूझ दिखाई है, एथलेटिसिज्म दिखाई है। उसके बाद मुझे मेरा मन में इंप्रेशन हो गया कि नमन धीर तो अच्छा फील्डर है भाई, कुछ तो अच्छा, कोई तो अच्छा फील्डर है मुंबई में। उसके बाद नमन धीर ने जो कैचेस छोड़ना शुरू किया है ना, वो मतलब वो पूरी भरपाई कर ले रहा है वो 2-3 अच्छे कैचेस की। खैर तो लेकिन पंजाब कुछ ज्यादा खास करने हुए, देयर बैट्समैन वर रियली स्ट्रगलिंग। लेकिन यार वो जो होता है ना कि अगर आपको पिच से मदद है, आपके खिलाफ वो पंजाब ने 6 ओवर में 55 रन बनाए। अब पंजाब जैसी टीम, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या जैसे बल्लेबाज जो पावर प्ले में 90-90 रन लगाते आ रहे थे, वो अगर 55 रन लगा रहे हैं तो आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी तो की है। एंड जैसे मैंने बोला पिच से तो हेल्प थी आपको। अब उसके बाद ना आपको करना होता है स्क्वीज की, मतलब जहां पे आपको ये मिल गया ना। छठे ओवर में तो वो प्रभ सिमरन आउट भी हो गया। अब वहां से कॉर्बिन बॉश ने एक 3 रन का ओवर डाला। लेकिन उसके बाद ना एमआई कुडंट रियली स्क्वीज पीबीकेएस। ठीक है, मतलब जैसे मैं बोलूंगा कि 12th ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट्स ली। अगर कोई बॉलर आज के T20 में 2 विकेट्स लेता है किसी ओवर में, तो देर इज नो वे कि वो उस ओवर में 10 से वो ज्यादा रन दे दे। मतलब दैट इज द ओवर यू हैव टू बी सो टाइट कि आप उसमें वो 4-5-6 रन में वो ओवर खत्म कर दो, ताकि दूसरी टीम पे पूरा प्रेशर बन जाए। लेकिन यहीं पे ना एमआई की बॉलिंग, वो पेनिट्रेशन और वो कंट्रोल पूरे सीजन लैक करते हुए आई है। और कुछ हद तक ना वो मिडिल ओवर में आज भी एमआई ने वो किया। जिस ओवर में विकेट्स आए उस ओवर में भी एमआई ने 10-10 रन दे दिए। शार्दुल ठाकुर के उस ओवर में डिस्पाइट गेटिंग अ विकेट उसने 11 रन दे दिए। राज अंगद बाबा ने उसके अगले ओवर में विकेट लिया, उसके बावजूद फिर उसने 12 रन दे दिए। तो विकेट्स तो जा रहे थे लेकिन रन रुक नहीं रहे थे कहीं से भी। वो स्क्वीज नहीं लग रहा था कि 2-3 ओवर सडनली वो 4-5 रन के ही आ गए तो सडनली पीबीकेएस का रन रेट थोड़ा सा पीछे आ गया था। क्योंकि 15 ओवर में 5 विकेट गिरने के बावजूद पीबीकेएस ने 9 की इकोनॉमी मेंटेन की थी। तो वो जो एक सस्टेन प्रेशर होता है ना जो विकेट्स से बनता है, जो विकेट्स, मतलब आई ट्रूली डोंट बिलीव इन दैट नोशन ना, जो बोलते हैं ना विकेट्स विन यू मैचेस, लाइक बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। यस, बट मुझे लगता है ना वो कुछ बहुत हद तक एक मिसअंडरस्टूड नोशन है। विकेट्स विन यू मैचेस बिकॉज दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग द रन्स, स्क्वीजिंग द रन्स।
बट आजकल का जो T20 का सिनेरियो है ना, उसमें आप भले विकेट ले लो, लेकिन अगर आप रन स्क्वीज नहीं कर पाओगे तो उन विकेट्स का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप दूसरी टीम ने 9 विकेट गंवा के अगर 200 रन मान लो, 250 रन, जो भी 180 रन बना लिए, और आपने 3 विकेट गंवा के ही 190 रन मान लो बना लिए, तो आप इस चीज से नहीं जीत जाते कि अरे आपने तो 6 विकेट संभाल के रखे, तो उसको 5-5 बोनस पॉइंट मिलेंगे, आपको 5-5 बोनस रन, तो 30 रन, तो आपके तो 220 रन बन जाते हैं। वैसा तो कोई लॉ है नहीं। तो विकेट्स विन यू मैचेस ओनली इफ यू कैन मेक यूज ऑफ दोज विकेट टू स्टॉप द रन्स, जो मुंबई नहीं कर पाई। मुंबई वो 15 ओवर तक भी पंजाब बनी रही उस गेम में, पंजाब ज्यादा पीछे नहीं हुई, और जिस पॉइंट पे वो डेथ ओवर्स आए और जो पंजाब ने आखिर के 3 ओवर में 53 रन पंजाब ने कूद डाले। एंड मुझे समझ में नहीं आता, मेरी यही दिक्कत है कि हमें पता है शार्दुल ठाकुर ने 39 रन लेके 4 विकेट्स लिए, एंड सम पीपल माइट से कि यार ये बहुत बढ़िया बॉलिंग है, उसने तो मतलब पीछे ला, मतलब मुंबई को गेम में नहीं, मुंबई हमेशा गेम में ही था। लेकिन शार्दुल ठाकुर का ये हमेशा से पैटर्न रहा है, वो कितने भी विकेट्स ले ले, ही विल प्रोड्यूस विकेट्स आउट ऑफ नोवेयर, ही हैज दिस नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स, गेटिंग विकेट्स, सब सब मैं मानता हूँ। लेकिन वो अगर रन्स नहीं कंट्रोल कर पाए ना, तो उन विकेट्स का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप 4-4 विकेट हो, आज आपका दिन है, आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, तो आप 4-5 विकेट लेने के बावजूद 40 रन नहीं दे सकते। दैट इज द टाइम कि आपको 30 रन देने हैं। वो कुछ साल पहले कहा करते थे ना कि यार T20 में मैं रेडी हूं कि 40 रन पे कोई दे दे, लेकिन मुझे 3 विकेट निकाल के दे दे। आज वो टाइम नहीं रहा है। आज आपको चाहिए कि भाई तू विकेट भी ना ले, लेकिन तू रन दे दे। तू अगर मेरे को कोई है जो 30-35 रन दे दे, और भले 1 या 2 ही विकेट दे दे ना, मुझे चल जाएगा। क्योंकि बैट्समैन की फौज जो है ना, वो इतनी लंबी हो गई है। 8-8 9-9 नंबर, 10 नंबर पे जेवियर बार्टलेट आया जिसने चौके छक्के मारे 19th ओवर में। 9-9 10-10 नंबर तक बैटिंग लाइनअप चला गया है इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के साथ। तो आपके वो जो विकेट्स का इंपॉर्टेंस था ना, वो अब विकेट का इंपॉर्टेंस घट चुका है। जब आपके पास 7 बैट्समैन ही हुआ करते थे, तब जब आपके 5 गिर जाते हैं, तब वो प्रेशर होता है, फिर वो इनिंग स्लो डाउन हो जाती है। आज वो नहीं रहा। आज तो 8 नंबर तक वैसे भी हर एक टीम के पास बैट्समैन है। उसके बाद जैसे पंजाब ने आज किया, पंजाब ने आज विष्णु विनोद को रिप्लेस करके इम्पैक्ट प्लेयर एज अ बैट्समैन लेके आए वो उसे। तो उनका बैटिंग लाइनअप तो मतलब 8 पे विष्णु विनोद, 9 पे मार्को एंसन जो अपनी टीम के लिए साउथ अफ्रीका में नंबर 7 पे खेला करता था, वो पंजाब में नंबर 9 पे खेल रहा है। उसके नीचे जेवियर बार्टलेट है, जिसने आज भी चौके छक्के मारे, हमने इससे पहले भी उसे चौके छक्के मारते हुए देखा है। तो 10 बैट्समैन पंजाब लेके खेल रहे थे, वो 4 विकेट्स लेने के बावजूद भी अगला बॉल जब शार्दुल ने ऐसा पैर पे डाला ना, मस्त मक्खन, तो श्रेयस अय्यर ने चौका लगा दिया। फिर उसकी अगले बॉल पे श्रेयस अय्यर की भी विकेट गिर गई। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने एक और विकेट लिया, उसकी उसी ओवर में फिर से उसने छक्का खा ही लिया। मतलब एक ऐसा ओवर लगा था कि भाई अब एक सिंगल आ गया, फिर विकेट आ गया, फिर कुछ डॉट्स आ गया, अब ओवर खत्म कर दो, अब अच्छे से ओवर खत्म कर दो। नहीं, शार्दुल ठाकुर ने बोला मैं तो दे दूंगा पैड्स पे बॉल, छक्का। तो आपको ना वो, और ये प्रॉब्लम रही है, ये शार्दुल की प्रॉब्लम है, ये दीपक चाहर की ही प्रॉब्लम है। दीपक चाहर ने आउटस्टैंडिंग डेथ बॉलिंग की थी एलएसजी के खिलाफ जब सूर्या कप्तानी कर रहा था। बैक टू बैक 6 यॉर्कर डाली थी उसने। मारना है तो मारो, यहां से मारना है तो मारो। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आज पता नहीं उसको क्या, उसने आउटसाइड द ऑफ वाइड शॉर्ट बॉल डाली, फिर नकल बॉल डाला, फिर पता नहीं अलग अलग तरीके की वो बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको अच्छे खासे कुछ 19 रन उसे पड़ गए। और ये मुंबई की प्रॉब्लम है, रही है। आज कॉर्बिन बॉश आया बुमराह के साथ डेथ बॉलिंग करने के लिए, पूरा सीजन निकल चुका, लेकिन आज भी अगर किसी को पूछोगे कि यार बुमराह के साथ डेथ में बॉलिंग करने वाला कौन है मुंबई के पास, तो आपको पता नहीं आंसर क्या है। क्या शार्दुल ठाकुर है वो, क्या दीपक चहर है वो, क्या कॉर्बिन बॉश है वो, क्या हार्दिक पांड्या है, नो बडी नोज। क्योंकि किसी को पता नहीं कि आज कौन ओपन करने वाला है बॉलिंग, आज मिडल में कौन पूरी तरह से डालेगा, आज डेथ में कौन डाले, डेथ के 2 बुमराह के साथ पार्टनर करने वाला कौन है, किसी को आइडिया नहीं। खैर, उसके चलते पंजाब ने जो 53 रन बने ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब 180 रन बन गए ना, 180 जब क्रॉस करे हुए पंजाब, उसके बाद मुझे लगा था कि भाई ये तो मुंबई से ना होने वाला। क्योंकि मुंबई का ऐसा भी नहीं है कि बैटिंग लाइनअप बहुत कुछ तगड़ा चल रहा है, बहुत अच्छा
किया है मुंबई के बैटिंग लाइनअप ने। मतलब उम्मीद तो वही थी कि भाई रोहित और रिकल्टन चल गए, क्योंकि पंजाब मुंबई ने जो 3 मैचेस जीते हैं उसमें से मतलब आज का चौथा हो गया, लेकिन उसमें से 2 मैच तो वही जीते जहां पे रिकल्टन और रोहित ने आपको 100-100 रन की पार्टनरशिप लगा के दी, 100+ रन की पार्टनरशिप्स लगा के दी थी दोनों मैच में, और आप आसानी से जीत गए थे। एक मैच वो था जिसमें तिलक ने एक्सेप्शनल बैटिंग कर ली, तो वो तीसरा मैच जीत गए। और आज जो चौथा जीते वो वही उसी की वजह से जीते हो कि तिलक ने एक्सेप्शनल बैटिंग कर ली। तो मुंबई जब बैटिंग के लिए आई ना, मुंबई को वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट नहीं मिल पाया जो जिसकी शायद उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी। लेकिन खैर यार ठीक है, दिन होता है, मतलब ऐसे नहीं हो सकता एट द एंड ऑफ द डे इस आईपीएल में आपके हाईएस्ट स्कोरर्स अभी भी रोहित शर्मा और रिकल्टन ही है यार। रोहित शर्मा ने तो बाकियों से कंपेयर में आधे मैचेस खेले, एंड ही इज योर टॉप रन, लाइक सेकंड टॉप रन गेटर, टॉप इज रिकल्टन। मुझे पता नहीं, शायद आज के मैच के बाद तिलक वर्मा माइट बी नंबर 2 की पोजीशन पे। तो जब वो पार्टनरशिप फेल हुई ना, और खास करके रोहित का दिख रहा था भाई कि उसका ना, उसका आज टाइमिंग नहीं जम रहा। मुझे तो वहां से डर लगने लगा था जब फर्स्ट ओवर में उसने वो एक भागते हुए रन ले लिया, एंड देन रोहित वाज क्लचिंग इज हैमस्ट्रिंग, और वो पता नहीं स्ट्रेच वेच कर रहा था। तो मुझे तो उसके बाद ही डर लग गया था कि भाई अब नहीं, अब नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ रोहित को भी आराम दे ही दो भाई, हो गया है ना, तुम्हारा सीजन तो खत्म हो गया है। उसका हैमस्ट्रिंग वैमस्ट्रिंग खिंच जाएगा, वो और 2 महीने बाहर हो जाएगा किसी इंटरनेशनल टूर से, उससे अच्छा है कि तुम उसको आराम दे दो। तो उस इंसिडेंस के बाद ना रोहित की कभी टाइमिंग ही नहीं जम पाया, और मैं भी पूरा रोहित का पूरा मतलब मैच इसीलिए देख रहा था कि भाई कुछ फटा वटा तो नहीं है ना फिर से हैमस्ट्रिंग। तो खैर मतलब वो रोहित ने रन बॉल इनिंग खेली, फिर नमनधीर है, नमनधीर गॉट आउट ऑन अ शॉर्ट बॉल अगेन, एंड आई एम टेलिंग यू, नमनधीर नंबर 4 एट मैक्स और 5, ये उसका नंबर है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि नंबर 3 से उसकी उम्मीद। नंबर 3 पे आप अगर किसी को खिला रहे हो ना, तो वो बंदा वो होना चाहिए कि जो अर्ली विकेट्स गिरे जाए तो वहां से वो 100 रन भी मार पाए। क्योंकि आप बाकी टीम्स के नंबर 3 देख लो यार, आई मीन कूपर कॉर्नली हैज डन एक्सेप्शनली वेल फॉर पंजाब, उसका तो पहला सीजन है, ही इज 22 years old, ही इज डन मच बेटर देन नमनधीर फॉर पंजाब। हैदराबाद की अगर आप बात करो तो उनके पास ये ईशान किशन जैसा बल्लेबाज है। तो नमनधीर आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, आरसीबी के पास कौन है नंबर 3? आई डोंट नो, रजत पटीदार आई थिंक, बट लाइक दे हैव सॉलिड मिडिल कोर। तो नमनधीर नंबर 3 इज आई थिंक जस्ट टू हाई फॉर मी। और जो उसकी शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम है, उसकी शॉर्ट बॉल की, वो खेलता अच्छा है, वो टाइम भी अच्छी हो जाती है, लगता तो है कि यार इसने मारी तो सही शॉर्ट बॉल, लेकिन वो शॉर्ट बॉल के ऊपर ना वो पावर जनरेट नहीं कर पाता जितनी पावर रोहित शर्मा जनरेट करता है ना, उतनी पावर वो जनरेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो 4 और 5, बट ठीक है, खैर सूर्या भी नहीं था तो आपके पास ऑप्शन नहीं था। और मैं यहीं पे चाह रहा था, सूर्या नहीं था तो मालेवार को खिलाते, रॉबिन मिन्स को खिला देते, तो वो तो पता चलता आपको कि क्या, वो क्या, व्हाट आर दोज पीपल कैन गिव यू। खैर, तो नमनधीर शॉर्ट बॉल पे, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड नमनधीर को शॉर्ट बॉल पे टारगेट किया जाएगा, क्योंकि उसमें वो पावर नहीं है कि वो लंबे लंबे छक्के मार पाए। वो खेल लेता है, वो हवा में खेल लेता है, वो टाइमिंग कर जाता है, वो स्विवल मूवमेंट भी कर लेता है, लेकिन उसमें वो पावर नहीं जनरेट होती। एंड उसके बाद जब तिलक आया तो मुझे लगा था कि भाई अब तो ये गेम और फंसने वाला है, ठीक है। लेकिन तिलक से ज्यादा तो शर्फेंद्र रदरफर्ड ने मतलब थोड़ी घबराहट कर दी थी। घबरा यार, शर्फेंद्र रदरफर्ड का भी ना, आज तो आई वॉज हैप्पी कि नंबर 5 पे उसको भेजा गया। एंड बट द ओनली रीजन ही केम ऑन एट नंबर 5 इज बिकॉज हार्दिक पांड्या नहीं है, तो बावा को तो आप रदरफर्ड के आगे नहीं भेजोगे। आई थिंक जैक्स को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भी हमारा वन ऑफ द फिनिशर है। लेकिन रदरफोर्ड ने, मतलब रोहित चला गया, उसकी जगह रदरफोर्ड ने ले ली। मामला तो एक साइड से रन बॉल ही चला। मतलब आप जब 200 रन चेस कर रहे हो ना, 200, और पिच बाय द वे सेकेंड हाफ में आसान हो गई थी बैटिंग के लिए रिलेटिवली। मुझे हालांकि फर्स्ट 6 ओवर में फिर भी कुछ पिच में था, बाउंस हो रहा था, बॉल सीम हो रहा था, लेकिन 200 का स्कोर ना यार, मुंबई ने 200 का स्कोर भी ना लगभग ऐसे बना दिया जैसे 240 250 चेस कर रहे हैं। और वो मतलब ऐसे लगने लगे बहुत कोई विशाल पहाड़
बहुत दिक्कत, बहुत बीच में ड्रैग हुआ। जब आप 200 चेस कर रहे हो और फिर भी अगर आपको 3 ओवर में 50 जो चेस है ना, मुंबई को 50 रन बनाने थे 3 ओवर में आखिरी के, तो क्लियरली वो आपका प्लान नहीं हो सकता कि 200 के चेस में हम लोग आखिरी के 3 ओवर में 50 बनाएंगे। वो प्लान नहीं हो सकता, वो था भी नहीं मुंबई का प्लान। वो तो रदरफोर्ड नहीं मार पा रहा है, रोहित शर्मा नहीं मार पा रहा है के चक्कर में मुंबई वहां तक पहुंच गई। और इस बार वो तिलक वर्मा ने वो होल्ड करके रखी इनिंग। एंड अगेन, अब इसके मतलब पागल मत हो जाना कि तिलक वर्मा को नंबर 3 पे भेज दो कि क्या बढ़िया इनिंग खेली उसने, नहीं प्लीज। आप समझो आज के सिचुएशन किस हिसाब के थे। आज पंजाब के पास एक ही बॉलर था, यूजी चहल, ठीक है, स्पिन के डिपार्टमेंट में जो तिलक, और वो भी मतलब नॉट अ मैचअप ऑफ स्पिनर। तिलक इज अ लेफ्ट हैंडर, ऑफ स्पिनर का मैचअप नहीं है तिलक के लिए वो। सेकेंडली, आज के पिच में बिल्कुल भी स्पिनर्स को हेल्प नहीं थी। मुंबई ने भी सिर्फ 3 ओवर करे। मुंबई के पास विल जैक्स और रघु शर्मा जैसे ऑप्शंस थे, लेकिन मुंबई ने सिर्फ 3 ओवर्स कराए क्योंकि पिच में स्पिन को ज्यादा हेल्प नहीं थी। यूजी ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली उसके बावजूद, बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन उसमें रदरफोर्ड को स्ट्राइक ज्यादा मिला, तो तिलक को ज्यादा स्ट्राइक आया नहीं। उसने वो पेस बॉलर्स के खिलाफ ना, उसको उसने वो अपना मोमेंटम बना लिया, उसने वो अर्ली बाउंड्रीज निकाल ली पेस बॉलर्स के खिलाफ। तो बाय द टाइम ही रियली फेस्ड यूजीचेल ना, जब यूजीचेल को उसने पहले के 2 ओवर में सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके रदरफोर्ड को ही दी, और रदरफोर्ड बेचारा फंस गया यूजीचेल के सामने, जो डॉट पे डॉट खेलता चला गया। तीसरे ओवर में आते आते तिलक वो सेट, और उसने वो वो उस ओवर को उन दोनों ने, विल जैक्सन ने, सॉरी रदरफोर्ड और ये तिलक ने, दोनों ने आई थिंक 20+ का वो ओवर था। लेकिन अब इसको लेके ये मत सोच जाना कि नहीं नहीं तिलक को 4 ही खिलाना है। मेरे लिए तिलक अभी भी वही है कि नंबर 5-6, 14 के आसपास उसका एंट्री पॉइंट अगर है, तो उसको कम स्पिन बॉलिंग फेस करनी पड़ेगी। ही इज वेरी गुड अगेंस्ट पेस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो आज की उसकी इनिंग है ना, जो जो हमने एशिया कप फाइनल में उसे देखी, उसके पास वो बहुत ही एक अच्छा टेम्परामेंट है, बैलेंस है कि वो कब वो हाई प्रेशर सिचुएशन में ना वो निखर के आता है प्लेयर। तो उसके पास वो एबिलिटी है, जो कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो क्रक्स सिचुएशन में कर जाते हैं, उसके पास वो एबिलिटी है। और तो लाइक ही हैज दैट, जिसको आप एज अ फिनिशर थोड़ा मोल्ड कर सकते हो उसको, वो एक्सपोजर अगर हम लोग और एक रोल क्लैरिटी दे तो मेरे लिए अभी भी तिलक इन दिस एमआई सेटअप एंड इवन इन टीम इंडिया नंबर 5 या 6 मैक्स। ही शुड कम अराउंड दैट ओवर नंबर 14 एंड टेक एंड फिनिश द गेम फॉर टीम। दैट शुड बी हिज रोल, और वो उसने आज करके दिखाया। एंड ऑब्वियसली उसको अच्छी साथ मिली विल जैक्स से। विल जैक्स ने जो 10 बॉल में 25 रन बनाए ना, वो बहुत जरूरी थे, क्योंकि विल जैक्स जब आया ना तो उसके पास वो सेटल वेटल होने के लिए टाइम था नहीं, क्योंकि वो उतना टाइम बचा ही नहीं था, 3 ही ओवर बचे थे। तो उसने जो 10 बॉल में 25 के ना, वो बहुत, 4 ओवर भी बचे थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रन है। 3 ओवर में मुंबई ने लगभग 50 रन कंप्लीट कर लिए। एंड this match has made PBK's journey really tough. And if anything ना, PBKS is a पंजाब, ये ना एक एग्जाम्पल सबको याद रखना चाहिए कि how easy it is to suddenly fall behind in the race in this competition, जहां पे नंबर 10 की टीम भी आपको अपने दिन पे नंबर 1 की टीम को हरा सकती है, क्योंकि किसी भी टीम की क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स में, कोई रिसोर्सेस में कोई कमी नहीं होती, जस्ट फॉर्म एंड करेक्ट टैक्टिक्स एंड रोल क्लैरिटी। तो जिस दिन जो टीम का अगर दिन निकलता है ना, तो एलएसजी भी आरसीबी को परसों का अगर मैच रहे ना तो हरा सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एंड दैट्स व्हाट मेक दिस कंपटीशन आईपीएल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड पीबीकेएस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ इट नाउ। जो टीम 6 मैचेस के बाद ऐसे लग रहा था कि यार ये तो अनडाउटेडली नंबर 1 या नंबर 2 यही डिस्कशन अब बस बाकी है, टॉप 4 में तो है ही। आज वो टीम एलिमिनेट होने की कगार पे खड़ी है। अगले जो 2 मैचेस हैं उनको वो दोनों के दोनों जीतने होंगे, अदरवाइज पीबीकेएस इज गोना बी आउट ऑफ टॉप 4। और ये बात मुझे लगता है बाकी टीम्स को भी ना एज ए रिवर्स लेसन भी याद रखनी पड़ेगी। पीबीकेएस एंड आरआर जो इतने लंबे टाइम से टॉप 4 में थी, आज वो टॉप 4 के बाहर आने के कगार पे है। एंड सीएसके, जीटी,
ये टीमें जो जिनको एक पॉइंट पे ऐसे लग रहा था कि यार इन टीम्स का तो कोई चांस नहीं बनता, ये टीम्स आई मीन दे आर मोस्ट लाइकली टू क्वालिफाई नाउ। जीटी ने अपने पहले 7 में से 4 मैचेस हारे थे। सीएसके ने अपने 8 में से 5 मैचेस हारे थे पहले। पहले 8 में से 5 मैचेस हारे थे, और आज ये दोनों जीटी के 12 में से 8 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, और सीएसके के पास भी 11 में से 6 विन्स है। सॉरी, जीटी के पास भी 8 विन्स है और सीएसके के पास भी 11 में से 6 विन्स है। तो 3 में से अगर सीएसके 2 जीत जाते हैं तो उनका उनके ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो यू जस्ट ऑल द अदर टीम्स जो अभी एलिमिनेट हो चुकी है इंक्लूडिंग मुंबई, एलएसजी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि डोंट फॉल टू फार बिहाइंड कि आप कहीं वहां से वापस ही ना आ पाओ। आप अगर वो एक आध एक्स्ट्रा मैच जीत जाते, आज भी अगर मुंबई वो आरसीबी वाला मैच जीत जाता, आज भी अगर वो इनिशियल फेज में जितने सारे मैचेस हारे बैक टू बैक, कभी मोमेंटम नहीं बने, वहां पे एक आध मैच अगर आज वो एक्स्ट्रा जीते होते ना, तो ज्यादा फर्क नहीं होता बाकियों टीम के और इनके बीच में। तो जो सीएसके ने जीटी ने करके दिखा है, डिस्पाइट लूजिंग 4 एंड 5 मैचेस फ्रॉम इनिशियल 7 एंड 8, आज वो टीमें नंबर 4 में जा सकती हैं क्योंकि दे डिड नॉट फॉल टू फार बिहाइंड इन द कंपटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मुझे लगता है सारी एलएसजी एंड मुंबई जैसी टीम्स को, जो भी टीमें नीचे लगी है ना, उनको याद रखना चाहिए। तो खैर, एटलीस्ट आई डोंट नो, मुंबई इंडियंस कैन टेक अ सैडिस्टिक प्लेजर इन द फैक्ट दैट कि उन्होंने पीबीकेएस को ऑलमोस्ट मतलब धक्का मार के बाहर कर दिया। वो मतलब बाहर नहीं कर दिया, मुंबई ने ऐसा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि मुंबई तो ऑलरेडी बाहर है ना, तो उन्होंने पीबीकेएस को भी ऐसा हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा है कि आ जाओ हमारे साथ। तो पीबीकेएस को अब दोनों के दोनों मैच उनके जीतना जरूरी है। But I doubt. And now this team looks confused. Now this team looks directionless, little underconfidence. उनकी फील्डिंग, उनके बॉलिंग चेंजेस, आई मीन श्रेयस अय्यर की कप्तानी की हम लोग तारीफ करते नहीं रुक रहे थे, लेकिन पिछले मैच में यूजी चहल को एक ओवर भी ना करवाना, दैट शोज कि बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स एंड कैप्टन्स, जब प्रेशर आता है, जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, टीम का मोमेंटम आप खो देते हो, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट players can make a mistake and the team can suddenly look clueless. तो let's see what happens in the next match. Tomorrow है, कल है CSK वर्सेस LSG, अनदर वन ऑफ दोस फिक्सचर आज के जैसे ही। LSG के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, CSK के पास बहुत कुछ है पाने के लिए, तो प्रेशर तो सारा का सारा CSK के ऊपर रहेगा। बट आई एम अगेन इंटरेस्टेड टू सी कि एलएसजी किस तरह से टीम सिलेक्ट करती है। क्या वो भी मुंबई की तरह ही अपने वही रेगुलर प्लेयर्स को खिलाएगी, या फिर दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई कि उनके पास नए नए कौन से प्लेयर्स हैं। देखते हैं, कल के मैच में पता चलेगा, और मैच के मैच मिलते हैं, बात करते हैं आज के मैच में आपको क्या लगा, मुंबई को क्या नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए था। आई मीन आई थिंक दे शुड यार, मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी सॉ अ न्यू यंग टैलेंट फ्रॉम मुंबई जिसको उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे खड़ा कर दिया है। आई थिंक इट्स हाई टाइम दे अगेन गो बैक टू देयर ओन फिलोसॉफी की थ्रो इन यंग इंडियंस, डोमेस्टिक प्लेयर्स, गिव देम एक्सपोजर एंड मेक देम चैंपियंस। सो लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक, एंड कल मिलते हैं CSK LSG के मैच के बाद। थैंक यू।